हे गाइज, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे एंशिएंट में भी हमारा चैप्टर है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर से। सिंधु सभ्यता के लिए साधारणतः 3 नामों का प्रयोग होता है: सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो किसके निर्देशन में किया था? जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में वर्तमान साहिवाल में स्थित है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका जो है सिंध के लरकाना जिले में स्थित है और हड़प्पा जो है आपका मोंटगोमरी जिले में स्थित है, पंजाब प्रांत के। पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। तो किसने जुड़वा राजधानी कहा था? पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। हड़प्पा रावी नदी के तट पर बाएं तट पर है, मतलब लेफ्ट से आती है। लेफ्ट पे कौन है? तो हड़प्पा है रावी के, जबकि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के दाहिने तट पर या राइट में स्थित है। जॉन मार्शल सर्वप्रथम इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया। जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को क्या नाम दिया? तो सिंधु सभ्यता नाम दिया। रेडियो कार्बन 14 या C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि जो है 2300 से लेके 1700 ईसा पूर्व मानी गई। तो हड़प्पा सभ्यता की तिथि कितनी मानी जाती है? 2300 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, जो सर्वाधिक मान्य तिथि है। लगभग 2300 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह सभ्यता अपने विकास की पराकाष्ठा पर थी, मतलब सबसे ज़्यादा विकास उसी टाइम पे हुआ। यह सभ्यता मेसोपोटामिया तथा मिस्र की सभ्यताओं के समकालीन थी, मतलब जब मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता चल रही थी तो उसी टाइम पे आपकी सिंधु सभ्यता भी विद्यमान थी। आगे देखते हैं। विभिन्न विद्वानों ने सिंधु सभ्यता की तिथि का निर्धारण निम्नवत किया है। जॉन मार्शल ने इसकी जो है तिथि क्या बताई है? तो 3250 से लेके 2750। अर्नेस्ट मैके ने बताई है 2800 से लेके 2500 ईसा पूर्व तक। माधव स्वरूप वस्त ने बताई है 3500 से लेके 2500 और गैड ने बताई है 2350 से 1700 ईसा पूर्व। मार्टिमर व्हीलर ने 2500 से 1700 ईसा पूर्व बताया। फेयर सर्विस ने आपका 2000 से 1500 ईसा पूर्व बताया। तो आपको एक सर्वमान्य तिथि कौन सी याद रखनी है? जो है 2300 से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, यही याद आपको रखना है। बाकी किसने क्या बताया इतना नहीं याद रखना है। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान में, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र में पाए जा चुके हैं। तो ये पाकिस्तान में आपका कहाँ कहाँ पाएगा? पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, और भारत में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र में इसके अवशेष या स्थल पाए गए हैं। इस सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल जो है आपका क्या है? सुतकांगेडोर, जो आपका बलूचिस्तान में है। अब पूर्वी स्थल आपका आलमगीरपुर है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश या मेरठ में है। उत्तरी स्थल आपका मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी पुरास्थल आपका दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र में है। और इसका आकार जो है त्रिभुजाकार है तथा वर्तमान में यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए ऐसे हम देखते हैं कि यहाँ से लेके आपके इतने एरिए में आपका सिंधु सभ्यता विद्यमान था। ये आपका मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे पड़ेगा ये आपका मांडा। और ये आपका दैमाबाद है, दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है। प्रवरा नदी के किनारे ये आपका पड़ेगा। ये आलमगीरपुर है, जो मेरठ में है। ये आपका हिंडन नदी के किनारे है। और सुतकांगेडोर जो है वो आपका बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे है।
तो मान लीजिए आपका जो सिंधु सभ्यता का विस्तार था वो पश्चिम में सूतकांगेडोर से लेके पूर्व में आलमगीरपुर तक था, और जो है उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में आपका दैमाबाद तक, ये इसका पूरा विस्तार था सिंधु घाटी सभ्यता का। आगे देखते हैं। प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मोहनजोदड़ो की जनसंख्या एक मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें कम से कम 4 प्रजातियां थीं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, काकेशियन जिसे हम कहते हैं, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलॉयड, इतनी प्रजातियां यहाँ पे विद्यमान थीं। मोहनजोदड़ो के निवासी अधिकांशतः भूमध्य सागरी थे। मैक्सिमम क्या थे मोहनजोदड़ो के निवासी? तो भूमध्य सागरी थे। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार हैं। विद्वान हैं इधर आपके सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं लक्ष्मण स्वरूप जो थे, इन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन है? आर्य हैं। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि ये सुमेरियन हैं। राखल दास बनर्जी ने कहा ये द्रविड़ हैं। यहाँ से देखते हैं, सिंधु घाटी के जिन नगरों की खुदाई की गई उन्हें निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया गया, जैसे केंद्रीय नगर में बांटा गया, तटीय नगर में बांटा गया, प्लस पत्तन या बंदरगाह के नगर में बांटा गया, और अन्य नगर एवं कस्बे जो छोटे मोटे थे उनमें बांटा गया है इसको। हड़प्पा के टीले या ध्वंसावशेषों के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। हड़प्पा में जो अब ध्वस्त हो चुके अवशेष, जो थोड़े बहुत अवशेष बचे हैं, उसकी जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो आपका दयाराम साहनी होंगे, 1921 में खोज की थी। मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। ये दोनों आपको याद होने चाहिए। आगे देखते हैं। 1920-21 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पंजाब या पाकिस्तान के तत्कालीन मॉन्टगोमरी संप्रीति साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा का सर्वेक्षण आरंभ हुआ था। 1920-21 के और 1933 से 34 में माधव स्वरूप वत्स्य ने तथा वर्ष 1946 में मार्टिमर व्हीलर ने व्यापक स्तर पर उत्खनन कराया। हड़प्पा से प्राप्त 2 टीलों में पूर्वी टीले का नाम नगर टीला रखा गया तथा पश्चिमी टीले को जो है दुर्ग टीले के नाम से संबोधित किया गया। जहाँ पे मतलब राजा महाराजा युग है कि अधिकारी लोग या प्रशासनिक लोग रहते थे, उसे हम पश्चिमी टीले में दुर्ग टीला कहते थे, और नगर टीला जो था आपका वहाँ पे सामान्य जन रहते थे, जिसको हम कृषि खेती ये सब जो करते थे व्यापारी यहाँ रहते थे। यहाँ से 6-6 कमरों की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाला एक अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अन्नागार का मतलब अगर बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे अनाजों को रखा जाता है। अनाज हम कब रखते हैं? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा अनाज होंगे तभी तो हम रखेंगे। तो इसका मतलब वहाँ पे जो अन्न होता था वो अधिशेष में होता था, मतलब बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए अन्नागार बनाए गए थे कि अनाजों को रखा जा सके। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि 837 नाम दिया गया। तो ये कहाँ है? हड़प्पा में है, इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर स्थित दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। इसके अतिरिक्त यहाँ से कुछ प्राप्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण अवशेषों में एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र, शंख का बना बैल, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे हम उर्वरता की देवी मानते हैं, पीतल का बना इक्का, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष प्रमुख हैं। तो आपको इसमें से ये इम्पोर्टेंट रखना है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जिसे हम क्या कहते हैं? उर्वरता की देवी मानते हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहते हैं? हम मोहनजोदड़ो को कहते हैं। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज किसने की? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की।
तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। जबकि हड़प्पा की खोज जो है किसने की? तो 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ये हो गया आपका। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक है बृहद स्नानागार। बहुत बड़ा स्नानागार बना था। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लगभग 33 मीटर। इसके मध्य निर्मित स्नान कुंड की लंबाई जो है 11.8 मीटर, चौड़ाई आपका 7.01 मीटर, गहराई आपका 2.43 मीटर था। तो अब इससे पता चल सकता है आपको कि कितना बड़ा ये स्नानागार था। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। जब कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था तभी यहाँ पे स्नान होते थे। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा था। मार्शल ने क्या कहा था इस स्नानागार को? कि विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। सिंधु सभ्यता में अभिलेख युक्त मुहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो मुहरें सबसे ज़्यादा कहाँ मिली हैं आपकी? तो मोहनजोदड़ो से मिली हैं। मोहनजोदड़ो की एक अन्य इमारत विशाल अन्नागार जो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व में इतने मीटर के आकार का एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं। संभवतः यह पुरोहित आवास था, मतलब पुरोहित जहाँ रहते थे उनका आवास था। यहाँ पुरोहितों का विद्यालय स्थित रहा हो सकता है यहाँ पे पुरोहित के लिए विद्यालय भी स्थित रहा हो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता क्या है? उसकी सड़कें हैं। मुख्य सड़क आपका कुछ मीटर चौड़ी थी, ध्यान नहीं दिया वहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा, जिसे राजपथ कहा जाता था। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। काटती हुई नगर को एक अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित करती थी। मतलब जैसे ये सड़क जा रही है तो इसको 90 डिग्री पे काटना ही समकोण काटना कहलाता है। सड़कों को एक दूसरे को समकोण पर काटने को ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया जाता था। अगर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही हैं तो उसका एक नाम दिया गया है, क्या? ऑक्सफोर्ड सर्कस नाम दिया गया है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले को क्या कहा जाता था? स्तूप टीला भी कहा जाता था। दुर्ग टीले में आपके कौन रहते थे? तो राजा महाराजा, या यूँ कहे कि प्रशासनिक अधिकारी जो बड़े लोग होते थे एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर कुषाण शासकों ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। कुषाण शासकों ने एक स्तूप का भी निर्माण कराया था दुर्ग टीले में आपके पश्चिमी भाग में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की बनी नृत्यरत नारी की मूर्ति या नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, पुजारी योगी की मूर्ति, ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो डांस करती हुई एक मूर्ति है, पुजारी की योगी की मूर्ति है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुंभकारों के 6 भट्टे, सूती कपड़ा, हाथी का कपालखंड, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी हुई पटरी, अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त नरकंकाल, घोड़े के दांत, गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन आपको मैक्सिमम क्या याद रखना है? तो कांसे की बनी नृत्य करती हुई मूर्ति और पुजारी की योगी मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहुंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने की थी। चहुंदड़ो की खोज किसने की? तो एनजी मजूमदार ने की। चहुंदड़ो भी आपकी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो भी स्थित है और चहुंदड़ो भी, और कोटदीजी भी आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आइए देखते हैं। वर्ष 1935-36 में इसका उत्खनन मैके ने किया था। तो चहुंदड़ो का उत्खनन कौन किया था? मैके ने किया था। लेकिन खोज किसने की? एनजी मजूमदार ने की थी 1931 में। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे हम झूकर झांगर संस्कृति भी कहते हैं, के अवशेष भी मिले हैं। तो प्राक हड़प्पा सभ्यता से हमें क्या मिले हैं? झूकर झांगर संस्कृति भी, उसके भी अवशेष आपको वहाँ पे मिले हुए हैं हड़प्पा में।
संभवतः यह एक औद्योगिक केंद्र था जहां मणिकारी, मोहर बनाने, भार माप के बटकरे बनाने का काम होता था। मैके को यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्ठी प्राप्त हुई है। चहुंदड़ों से क्या मिला हमें? मनका बनाने का कारखाना मिला है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ से मिला आपको? चहुंदड़ों से मिला है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है अलंकृत हाथी, खिलौना, कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक। तो लिपस्टिक कहाँ से आपको मिली है? चहुंदड़ों से मिली है। सौंदर्य प्रसाधन का कार्य कहाँ से मिला है? तो चहुंदड़ों से मिला है। चहुंदड़ों एकमात्र पुरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। कैसी ईंटें मिली हैं? तो गोलाकार या वक्राकार ईंटें मिली हैं। यहाँ किसी दुर्ग का अवशेष नहीं है। यहाँ किसी दुर्ग का मतलब किसी महल का अवशेष नहीं मिला है। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल। लोथल किसके तट पर स्थित है? तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सर्वप्रथम खोज इसकी किसने की? तो एस.आर. राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की? एस.आर. राव ने की थी। सागर तट पर स्थित यह स्थल पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था। तो पश्चिम एशिया से जो व्यापार होता था वो कहाँ से होता था? तो लोथल से होता था। नगर योजना तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर लोथल एक लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो नगर के रूप में प्रतीत होता था। तो हम इस लोथल को क्या कह सकते हैं? या लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कह सकते हैं। यहाँ से फारस की मुद्रा, लोथल से आपको फारस की मुद्रा, सील या पक्के रंग में रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। लोथल में गढ़ी तथा नगर दोनों एक रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी या डॉकयार्ड था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। यहाँ से प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण अवशेष हैं धान या चावल का साक्ष्य, बाजरे का साक्ष्य, फारस की मोहर, घोड़े की लघु मृण मूर्ति को हम क्या कहते हैं? मिट्टी की मूर्ति, 3 युगल समाधियाँ। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। धान के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। डॉकयार्ड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ओके। कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इस स्थल की खोज जो है अमलानंद घोष ने की थी। किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। वर्ष 1961 में बीबी लाल एवं बी.के. थापर ने उत्खनन आरंभ किया था। तो उत्खनन किसने आरंभ किया था? बीबी लाल एवं बी.के. थापर ने किया था। यहाँ पूर्वी और पश्चिमी टीला अलग अलग सुरक्षा प्राचीर से घिरे थे। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाले टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो के भवन जो है पक्की ईंटों के बने थे। मोहनजोदड़ो के भवन कैसे बने थे? पक्की ईंटों के। लेकिन कालीबंगा के भवन जो बने थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि मोहनजोदड़ो के जो भवन बने थे वो पक्की ईंटों से बने थे, लेकिन कालीबंगा के जो भवन बने थे वो कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और स्नानागार बनाने में ही किया गया। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? आपके जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जिसकी जुताई आड़ी तिरछी की गई थी। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के समान यहाँ से 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हुए हैं। पूर्व की ओर स्थित टीला बड़ा, जबकि पश्चिम की ओर स्थित जो टीला है वो छोटा है। पश्चिमी टीले को कालीबंगा प्रथम नाम दिया गया है। यहाँ से भूकंप आने का साक्ष्य मिला कि कालीबंगा में भूकंप भी आते थे। दुर्ग या गढ़ी वाले टीले के दक्षिणी अर्धभाग में 5 या 6 कच्ची ईंटों के चबूतरे भी बने हैं। एक चबूतरे पर अग्निकुंड, कुआं तथा पक्की ईंटों का बना एक आयताकार गर्त था जिसमें पशुओं की हड्डियां थीं। पशुओं की हड्डियां कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से। आपका अग्निकुंड कहाँ से मिले? मेन है अग्निकुंड कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिले हैं, याद रखिएगा। दूसरे चबूतरे पर 7 अग्निकुंड या वेदिकाएं एक पंक्ति में बनी थी।
यहाँ से सेलखड़ी तथा मिट्टी की मोहरें एवं मृदभांड के टुकड़े मिले हैं। तो सेलखड़ी, मिट्टी की मोहरें प्लस मृदभांड के टुकड़े कहाँ से मिले हैं? आपके कालीबंगा से मिले हैं। अब धौलावीरा के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। धौलावीरा जो गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। तो धौलावीरा कहाँ स्थित है आपका? पहला तो गुजरात में स्थित है। सर्वप्रथम 1967-68 में इसकी खोज जेपी जोशी ने की थी। 1990-91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। तो खोज किसने की? जेपी जोशी ने की। और उत्खनन किसने किया? तो आर.ए. बिष्ट ने किया था। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया, जिसमें है आपका मध्य नगर, निचला नगर और धौलावीरा को जो है 3 भागों में बांटा गया था। जैसे अभी आपने देखा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो थे वो 2 भागों में बटे थे। एक तो पश्चिमी दुर्ग था आपका, दूसरा था पश्चिमी दुर्ग जिससे रईस लोग रहते थे या कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, और एक था आपका पूर्वी दुर्ग। और धौलावीरा में जो था तीसरा भी बना गया, दक्षिणी दुर्ग भी धौलावीरा में बटा हुआ था। तो यहाँ पे 3 भागों में बटे हुए थे। देखते हैं अब यहाँ पे इस नगर को 3 भागों या किला, पहला है आपका किला, दूसरा है मध्य नगर, तीसरा है आपका निचला नगर में इसको विभाजित किया गया। तो धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ से एक विशाल जलाशय मिला है। धौलावीरा से क्या मिला? विशाल जलाशय मिला है। यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि धौलावीरा के निवासी जो थे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। सुरकोटड़ा जो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। तो सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है आपका? गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर 2 दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान मैक्सिमम जितने भी हड़प्पा और आपके मोहनजोदड़ो ये सारी चीज़ें ये सभी 2 ही दुर्गीकृत थे, लेकिन धौलावीरा एक अपवाद था जो 3 दुर्गों में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो सुरकोटड़ा से आपके क्या मिले? कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो कि सुरकोटड़ा में जो है घोड़े की कुछ हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपका दैमाबाद के बारे में। दैमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो दैमाबाद कहाँ स्थित है? दैमाबाद आपका सबसे दक्षिणी छोर है सिंधु घाटी सभ्यता का। यह कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। और यह किस नदी पर है? तो प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। दैमाबाद किसका स्थल है? तो दक्षिणी स्थल है सिंधु सभ्यता का। यहाँ से रथ चलाते हुए मनुष्य सांड गैंडे की आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कुछ मृदभांड सैंधव लिपि की एक मुहर तस्तरी प्याले आदि के साथ प्राप्त हुए हैं। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे है। तो राखीगढ़ी कहाँ है? पहली बात तो हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार जिले में है। और कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इस स्थल की खोज जो है 1969 में सूरजभान ने की थी। किसने की थी खोज इसकी राखीगढ़ी की? तो सूरजभान ने की थी। यह नवीनतम शोधों के अनुसार सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। रोपड़ जो पंजाब में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? आपके पंजाब में स्थित है। और ये किसके नदी के किनारे है? तो सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसका आधुनिक नाम जो है रूपनगर है। तो रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। वर्ष 1950 में इसकी खोज बीबी लाल तथा 1953-55 के दौरान जो है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। तो रोपड़ की खोज किसने की? बीबी लाल और यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। यहाँ से मृदभांड, सेलखड़ी की मुहर,
चर्ट के बटखरे, एक छुरा, तांबे के बाणाग्र तथा कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मनुष्य के साथ एक पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कहाँ से आपको मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो रोपण से मिले हैं। रंगपुर आपका कहाँ स्थित है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है रंगपुर। यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो मादर नदी के किनारे। कौन सी नदी है, मादर। तो रंगपुर कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले। यहाँ हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के तीनों के साक्ष्य आपके रंगपुर से मिले हैं। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि वे लोग चावल, बाजरा तथा ज्वार की खेती करते थे। रंगपुर में किसकी खेती होती थी, तो चावल का, बाजरा का और ज्वार की खेती होती थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल और उनसे संबंधित नदी हैं। हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद जो है प्रवरा नदी। आलमगीरपुर जो यूपी का है, मेरठ में स्थित है, किसके किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर जो कहाँ है, बलूचिस्तान में है, दास्क नदी के किनारे। अब भगवानपुर आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, इसको तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, मेरठ में स्थित है। कौन सी नदी पे, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से खुदाई में मृदभांड एवं मनके मिले हैं। आलमगीरपुर से क्या मिले हैं, मृदभांड और मनके मिले हैं। कुछ बर्तनों पर त्रिभुज, मोर, गिलहरी आदि की चित्रकारियाँ मिलती हैं। हुलास आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से स्थित है। तो हुलास किससे संबंधित है, आपका उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कहाँ से, तो सहारनपुर जिले से मिली है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ, खिलौना गाड़ी आदि मिले हैं। सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा का भी साक्ष्य मिलता है आपका हुलास से। देसलपुर से एक रक्षा प्राचीर मिला है। तो देसलपुर कहाँ है, ये भी आपका सहारनपुर में ही है। तो हुलास और देसलपुर आपके सहारनपुर जिले में स्थित हैं। ये सभी यूपी के हैं, तो यूपी के लिए आपके बहुत इम्पोर्टेंट है। सुतकांगेडोर स्थल जो दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है, कहाँ पे, दास्क नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1927 में आर.एल. स्टीन ने की थी। तो सुतकांगेडोर की जो खोज है किसने की थी, 1927 में आर.एल. स्टीन ने की थी। सुतकांगेडोर जो है दास्क नदी पर है, यह दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान के ऊपर स्थित है। इसका जो दुर्ग बनाया गया या किला बनाया गया वो चट्टान पे बनाया गया है। यहाँ से मृदभांड, ताम्र निर्मित बाणाग्र, ताम्र निर्मित जो है ब्लेड के टुकड़े, तिकोने ठिकरे तथा मिट्टी की चूड़ियाँ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुतकांगेडोर से ये सभी चीज़ें आपकी मिली हुई हैं। सुतका को सुतकांगेडोर के पूर्व में स्थित है। सुतका को कहाँ स्थित है, तो ये आपके सुतकांगेडोर के मतलब पूर्व में स्थित है। वर्ष 1962 में इसकी खोज जो है डेल्स द्वारा की गई थी। यहाँ से 2 टीले मिले हैं जिसके आकार जो है सुतकांगेडोर जैसे ही हैं। बलूचिस्तान के दक्षिण तटवर्ती पट्टी पर स्थित बालाकोट एक बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। तो बंदरगाह आपके अभी तक 2 मिल चुके, पहला लोथल, दूसरा है बालाकोट। लोथल और बालाकोट। यहाँ से हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। बालाकोट से क्या मिले हैं, हड़प्पा के पहले के स्थल और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसकी नगर योजना सुनियोजित थी। भवनों के निर्माण जो है कच्ची ईंटों का, जबकि नालियों का निर्माण जो है पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जब भवनों का निर्माण करते थे तो कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे, लेकिन नालियों का निर्माण करते थे तो ये पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध उद्योग सीप उद्योग था। बालाकोट का सबसे प्रसिद्ध उद्योग क्या था, सीप था।
यहाँ से हजारों की संख्या में सीप से बने चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद या वर्तमान हिसार में स्थित है। तो बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। हरियाणा के कहाँ पे? तो फतेहाबाद में है। वर्ष 1974 से 77 में आर बिष्ट द्वारा इस स्थल का उत्खनन कराया गया था। तो बनावली का जो है उत्खनन किसने करवाया आपका? तो आर बिष्ट ने करवाया था। यहाँ से संस्कृत के 3 स्तर पर प्रकाश में आए हैं। यहाँ से संस्कृति के मतलब सिंधु सभ्यता संस्कृति के 3 स्तर प्रकाश में आए। वो कौन से हैं? प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। यहाँ की सड़कें क्या है? तारांकित भागों में या स्टार शेप्ड में विभाजित करती हैं। यहाँ से मोहरे, बटखरे, लाजवर्द और कार्नेलियल के मन के हल्की आकृति खिलौने, तांबे के बाणाग्र आदि के साथ मिले हुए हैं। भगवानपुरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में सरस्वती नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। भगवानपुरा कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। जेपी जोशी ने इसका उत्खनन करवाया था। भगवानपुरा का उत्खनन किसने करवाया? तो जेपी जोशी ने करवाया। यहाँ प्राप्त प्रमुख अवशेषों में सफ़ेद, काले तथा आसमानी रंग की कांच की चूड़ियाँ, तांबे की चूड़ियाँ, कांच की मिट्टी के चित्रित मनके आदि मिले हुए हैं। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। मांडा कहाँ है? पहली बात तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में भी किस नदी के तट पे? तो चेनाब नदी के तट पर स्थित है। 1982 में इसका उत्खनन जेपी जोशी ने तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया। तो मांडा का उत्खनन किसने करवाया? जेपी जोशी तथा मधुबाला द्वारा करवाया गया। उत्खनन से यहाँ 3 सांस्कृतिक स्तर पाए जाते हैं। पहला है प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तरकालीन सैंधव। यहाँ से मिट्टी के ठीकरे, हड्डी के नुकीले बाणाग्र, चर्ट ब्लेड, कांस्य निर्मित पेचदार पिन तथा एक आधी अधूरी मुहर आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं मांडा से। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोट तहसील के सोनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। जो समाधान रखे गए हैं उनकी दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण है। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। तो मिस्र नदी की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ है? नील नदी द्रोणी में हुआ है। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में अगर यह नदी न होती मतलब तो यह भूभाग रेगिस्तान होता। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। सुमेरिया सभ्यता के लोग जो थे उन्होंने ही पहली बार लिपि का आविष्कार किया, ऐसा कहा जा रहा है। खुदाई से प्राप्त बहुसंख्यक नारी मूर्तियों से अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी। बहुत सारी नारी की मूर्तियां मिले हैं, इससे यह कहा जा रहा है कि सैंधव सभ्यता जो थी मातृ सत्तात्मक थे। सैंधव लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। जो सैंधव सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। उनके वस्त्र ऊनी और सूती दोनों प्रकार के होते थे। कंठहार, कर्णफूल, कड़ा, भुजबंद, अंगूठी, हंसुली, करधनी आदि आभूषण पहनते थे। नवसारों से स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। नवसारों से क्या मिले हैं? तो स्त्रियों के मांग में सिंदूर के प्रमाण मिले हैं। जैसे आज स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं वैसे उस टाइम भी मिले हैं। जो हिंदू धर्म में सुहाग का प्रतीक है। सैंधव काल में पासा प्रमुख खेल था। तो सैंधव काल में कौन सा खेल प्रमुख था? आपका पासा खेल प्रमुख था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्य खाद्यान्न जो है गेहूं और जौ थे। जो सिंधु घाटी के लोग उस टाइम खाते थे वो क्या था? गेहूं और जौ था। रंगपुर से धान की भूसी तथा लोथल से चावल के अवशेष मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रंगपुर से आपकी धान की भूसी तथा लोथल से आपके चावल के अवशेष मिले हैं। लोथल से वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं।
सूती वस्त्रों के अवशेष से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यहाँ के निवासी कपास उगाना जानते थे। मतलब सेंधो घाटी के लोग जो है कपास उगाना जानते थे, अब कपास के बारे में उनको जानकारी थी। सर्वप्रथम सेंधव निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की। सबसे पहले उन्होंने किसकी खेती की? तो कपास की खेती की। भारत से कपास कहाँ? यूनान गया, जिसे यूनानी हिंडन के नाम से पुकारते थे। यूनानी कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो हिंडन के नाम से पुकारते थे। भारत में कपास की खेती का प्रारंभ 3000 ईसा पूर्व में किया गया था। कब किया गया था कपास की खेती का प्रारंभ? तो 3000 ईसा पूर्व में किया गया। जबकि मिस्र में इसकी खेती जो है 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोतड़ा के स्थलों से कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोतड़ा से आपके कुबड़दार ऊंट के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोतड़ा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्तियाँ यानी घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ, हड्डियाँ, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए हैं सुरकोतड़ा, लोथल और कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। मोहनजोदड़ो से तांबे के 2 उपकरणों से लिपटा हुआ सूती धागा एवं कपड़ा प्राप्त हुआ है। लोथल तथा चहुंदड़ों से मनके बनाने का कार्य होता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोथल तथा चहुंदड़ों से मनके बनाने का कार्य होता था। चहुंदड़ों से आपके मनके का कारखाना भी मिला है। लोथल तथा बालाकोट से क्या मिल रहा है? सीप उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध था। लोथल और बालाकोट किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुख धातु तथा प्राप्ति स्थल देखते हैं। कच्चा माल और प्राप्ति स्थल। तांबा जो है आपके राजस्थान के खेतड़ी से और बलूचिस्तान से सिंधु सभ्यता के लोगों को मिलता था। लाजवर्द कहाँ से इन्हें मिलता था? बदख्शां अफगानिस्तान से मिलता था। फिरोजा और टीन आप ये कहाँ से लाते थे? ईरान से। चांदी जो है राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से, अफगानिस्तान और ईरान से भी चांदी ये प्राप्त करते थे। सीसा आपका अफगानिस्तान और अजमेर से, शिलाजीत हिमालय से, गोमेद जो है गुजरात से मिलती थी। सेंधव निवासियों का आंतरिक एवं बाह्य व्यापार उन्नत था। सिक्कों का प्रचलन नहीं था तथा क्रय विक्रय वस्तु विनिमय द्वारा जो है व्यापार किया जाता था। वस्तु विनिमय मतलब हम एक वस्तु, जैसे हम गेहूं देके अगर हमें चावल की ज़रूरत है तो हम चावल ले लेते थे, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय। या हमें क्या कहते हैं, घोड़े की ज़रूरत है तो हमने धान दे दिया, घोड़े ले लिए, ऐसी चीज़ें होती थी। यानी वस्तु दे के हम क्रय विक्रय करते थे, उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पलड़े मिले हैं। तो लोथल एवं कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से तराजू मिले हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट जो है बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार प्रकार के भी मिले हैं। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है। सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन, मगन के साथ मेसोपोटामिया के साथ व्यापार संबंध थे। मेलुहा का जो है दिलमुन, मगन के साथ जो है मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। तो मेलुहा शब्द की पहचान किससे की जा रही है? देखते हैं हम। मेलुहा की पहचान जो है सिंध क्षेत्र से की गई है। दिलमुन की पहचान आपकी जो फारस की खाड़ी के बहरीन से की गई है। तो दिलमुन की पहचान आपकी बहरीन से की गई। मेलुहा की पहचान आपके सिंध क्षेत्र से यानी सिंधु सभ्यता के लोगों से की गई है। सुमेरी अभिलेखों में दिलमुन को साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश कहा गया है। तो सुमेरी जो अभिलेख है उसमें दिलमुन को क्या कहा गया है? तो साफ सुथरे नगरों का स्थान या सूर्योदय का क्षेत्र या हाथियों का देश दिलमुन को कहा गया है। मिस्र के साथ व्यापारिक संबंध का पता लोथल से प्राप्त मम्मी के एक आकृति से चलता है। मिस्र में मम्मी बहुत सारी हैं। मम्मी हम उन्हें कहते हैं जो बहुत टाइम से जो है जो मर जाते थे उनको रखा जाता था, तो उसे मम्मी कहते हैं। आप लोग मम्मी मूवी ज़रूर देखिएगा, हॉलीवुड की मूवी है।
बट देखना चाहिए। सैंधव सभ्यता में मूर्तिकला, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला आदि उन्नत के प्रमाण मिले हैं। तो सैंधव कला में आपके मूर्तिकला भी थी, वास्तुकला, उत्कीर्ण कला, मृदभांड कला भी विद्यमान थे। मोहनजोदड़ो से एक संयुक्त पशु मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें शरीर भेड़ का तथा मस्तक सूंडदार हाथी का है। हड़प्पा की पाषाण मूर्तियों में 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। 2 सिर रहित मानव मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुच्छिष्ट विधि से बनाई जाती थीं। किस विधि से? तो लॉस्ट वैक्स विधि से बनाई जाती थी। इसमें पहले एक ये होता था कि पहले आपका ये सांचा बना दिया, सांचा में क्या करते थे, फिर उसके बाद आपका धातु भर दिया जाता था, चाहे कांस की या फिर जिस चीज़ का बनाना होता था उसकी धातु भर दी जाती थी पिघला के। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस की मूर्ति अत्यंत प्रसिद्ध है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपकी। कांस की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगा से ताम्र मूर्ति मिली है। चौहंदड़ो से प्राप्त इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी की मूर्तियाँ उल्लेखनीय है। चौहंदड़ो से आपके क्या मिली है? इक्का गाड़ी और बैलगाड़ी की मूर्तियाँ मिली हैं। मृण मूर्तियाँ या मिट्टी की मूर्तियाँ पुरुषों, स्त्रियों और पशु पक्षियों से की प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ आपकी किसकी हैं? पुरुषों की हैं, स्त्रियों की हैं, पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी प्राप्त हुई है? तो स्त्रियों की प्राप्त हुई, जिससे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक माना जाता है। मानव मूर्तियाँ अधिकतर स्त्रियों की हैं। सर्वाधिक मृण मूर्तियाँ पशु पक्षियों की प्राप्त हुई हैं। आगे देखते हैं। सैंधव काल में सर्वाधिक मोहरें किसकी हैं? तो सेलखड़ी की बनी हुई। सैंधव काल में या सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें किसकी बनी हुई है? तो सेलखड़ी की बनी हुई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चट, गोमेद मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें भी हैं। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर हैं, किंतु कुछ मोहरें जो हैं घनाकार, गोलाकार अथवा बेलनाकार भी हैं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी बैलों का है। तो सिंधु सभ्यता की जो मोहर है उस पे किसका अंकन है? तो एक श्रृंगी बैल का है। जो एक सिंग वाला बैल है उसका सर्वाधिक अंकन किया गया है। उसके बाद कुबड़ वाले बैलों का है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो कुबड़ वाले बैल आते हैं। पशुपति शिव का प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि पशुपति की जो प्राप्त मोहर है वो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। उस योगी के दाईं ओर जो है, दाईं ओर कौन है? या राइट में आपका बाघ और हाथी है, जबकि लेफ्ट या बाईं ओर आपका गैंडा और भैंसा का अंकन किया गया, चित्रित किया गया है। 2 हिरन भी उनके नीचे हैं। योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। योगी के सिर पर कैसा है? त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। इस योगी के कितने मुख हैं? तो 3 मुख हैं। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव कहा था। मार्शल ने इसे क्या कहा? तो इसे रुद्र शिव कहा है। सैंधव मृदभांड मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। तो सैंधवकालीन जो मृदभांड थे वो कैसे थे? लाल और गुलाबी रंग के थे। कुछ मृदभांड को लाल रंग से रंगकर काली रेखाओं से चित्र भी बनाए गए थे। लाल से रंगे गए हैं लेकिन चित्र कैसे बनाए गए? तो काली रेखाओं से। कुछ बर्तनों पर मोर, हिरण, कछुआ, मछली, गाय, बकरा, पीपल, नीम, खजूर, केला आदि का भी अंकन मिलता है। सैंधव मृदभांडों में मर्तबान, कटोरे, तस्तरियाँ, थालियाँ आदि प्रमुख है। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। सोने चांदी के अतिरिक्त हाथी दांत, शंख आदि के आभूषण भी तैयार किए जाते थे उस टाइम पे। सैंधव सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा प्रमुख थी। सैंधव सभ्यता में किसकी पूजा होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी। हड़प्पा से मात्र एक स्त्री की
मूर्ति में उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा से जो है आपका क्या मिला है, एक स्त्री की मूर्ति से उसके गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। इसे हम क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी भी इसे मानते हैं। संभवतः यह धरती की मूर्ति थी जिसे लोग उर्वरता की देवी समझते थे। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी एवं शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधव निवासी पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना भी करते थे। मातृ देवी और शिव की पूजा के अतिरिक्त सैंधववासी पशु, पक्षी, वृक्षों की भी उपासना करते थे। लोथल, कालीबंगा, बनावली के पुरा स्थलों से अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। लोथल, कालीबंगा और बनावली से क्या मिले हैं, अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। उत्तर दक्षिण दिशा में शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, किंतु इसके अपवाद भी मिलते हैं। कालीबंगा में शव जो है दक्षिण से उत्तर में दफनाए गए हैं, रोपण में पश्चिम से पूर्व दफनाए गए हैं, और लोथल में है जो आपका पूर्व से पश्चिम की दिशा में दफनाए गए हैं। आंशिक समाधिकरण के उदाहरण जो है बहावलपुर से मिले हैं। तो आंशिक समाधिकरण के उदाहरण कहाँ से मिले, आपका बहावलपुर से मिले हैं। सैंधव सभ्यता के विनाश के कारणों पर विभिन्न इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। देखते हैं कौन क्या कहता है। विनाश का कारण क्या था और इतिहासकार या विद्वान। बाढ़ कौन कह रहा है, तो मार्शल मैके, मतलब सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ क्या वो बाढ़ के कारण हुआ, तो उसमें मार्शल मैके और SR राव कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। और गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने कहा कि आर्यों के आक्रमण के द्वारा सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। जलवायु परिवर्तन का कारण किसने बताया, तो RL स्टीन और अमलानंद घोष ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। MR साहनी, ST लैम्ब्रिक और GF डेल्स के द्वारा क्या हुआ कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ, इसके कारण सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ। महामारी का कारण किसने बताया, तो KUR कनेडी ने बताया। अदृश्य गाज की किसने बताया, तो M दिमित्री ने बताया था। तो इस तरह से आपका सिंधु सभ्यता समाप्त होती है। अब इसके जो MCQs है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं।